हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बर्नौली इक्वेशन। फ्लूइड मैकेनिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है, एफएम का जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है आपका बर्नौली इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। तो जो बर्नौली इक्वेशन है उसको हम, जो यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको इंटीग्रेट करके हम गेन प्राप्त करते हैं, मतलब ठीक है। उसका जो डेरिवेशन है हम क्या करते हैं, अगर यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन को हम क्या करें, इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे लिए क्या मिल जाएगा, बर्नौली इक्वेशन मिल जाती है। तो इसमें क्या करना होता है, जनरली हम इंटीग्रेट यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इसके जो एजम्पशन है, इसके हम साथ साथ जो डेरिवेशन करेंगे उसी के साथ हम उस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके इसलिए मैंने एजम्पशंस को पहले नहीं लिखा है, ठीक है। तो हमें पता है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो आपकी यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या होती है, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारे पास, डी पी बाई रो प्लस जी इंटू डी जेड प्लस वी इंटू डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास थी यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब ये इक्वेशन मान लो 1 है, इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1। इस इक्वेशन को हम क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करिए हम, डी पी बाई रो प्लस इंटीग्रेशन जी इंटू डी जेड प्लस वी इंटू डी वी इक्वल टू ज़ीरो का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूम रो इज़ कांस्टेंट। आपका जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, मतलब कि जो आपका फ्लूइड है वो कौन सा है आपका, जो आप फ्लूइड के लिए, जिस फ्लूइड के लिए आप बर्नौली इक्वेशन लगा रहे हैं वो फ्लूइड आपका क्या है, इनकम्प्रेसिबल। फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल। तो ये आपका पहला जंक्शन होगा कि आपका फ्लूइड क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। तो अब इस केस में जब इसको बर्नौली जो कांस्टेंट हो जाएगा अब ये, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा पी बाई रो प्लस जी इंटू जेड प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी, कॉन्स्टेंट, ठीक है। और हम इसको लिख सकते हैं पी बाई रो जी प्लस प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आई है, ये इक्वेशन क्या है आपकी, ये है इक्वेशन आपकी बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन आपकी, बर्नौली। ये आपकी क्या है, बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। अब आपके पास हमने क्या किया, ये बर्नौली इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब ये बर्नौली इक्वेशन आ गई हमारे पास, और ये बर्नौली इक्वेशन किससे आई है, ये बर्नौली इक्वेशन आई है यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन को इंटीग्रेट करके। तो मान लीजिए हमारे पास, हमने एक कॉन्ड्यूट को कंसिडर किया या पाइप को कंसिडर कर लीजिए, एज्यूम एक कॉन्ड्यूट और पाइप, ठीक है। हमने क्या किया, एक एज्यूम किया कॉन्ड्यूट और पाइप, ठीक है। ठीक है, ये सेक्शन नंबर 1 है, ये सेक्शन आपका 2 है। ये आपका क्या है, सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है। तो जब इसमें फ्लूइड फ्लो करेगा तो आपका फ्लूइड इस तरीके से, बहुत सारी फ्लूइड फ्लो लाइंस होंगी इसमें, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो आपकी बर्नौली इक्वेशन है वो यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन से आई है। तो यूलर ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एक स्ट्रीम लाइन के लिए ड्राइव किया गया है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि एक स्ट्रीम, केवल एक पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन के लिए हमने क्या किया है, यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया है। लेकिन यदि हम किसी, ये मान लीजिए पाइप है, इस पाइप में से अगर हमारा कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है या किसी नोजल में से हो रहा है या किसी पाइप में से हो रहा है, तो उसमें नंबर ऑफ, जो उसमें क्या होंगे, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन्स होंगी। तो
इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइंस होंगी। तो यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं हम कि हम जानते हैं कि बर्नौली इक्वेशन को यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन से ड्राइव किया गया है। ठीक है, यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन से ड्राइव किया गया है। ठीक है, तो यदि आपका फ्लो रोटेशनल है, ठीक है, तो यदि यहाँ लिख सकते हैं इफ़ फ्लो इज़ रोटेशनल, अगर आपका फ्लो रोटेशनल है तो मतलब क्या है, वहाँ पर जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा वो आपकी एग्जिस्ट कर रही होगी, जो एंगुलर वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही होगी। ठीक है, तो उस केस में आपको पता है कि जो वोल्टेसिटी होती है, वोल्टेसिटी आपकी क्या होगी, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होती है, वोल्टेसिटी आपकी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होती है। ठीक है, या आप कह सकते हैं जो आपका कर्ल है वेलोसिटी वेक्टर का वो आपका ज़ीरो के बराबर नहीं होता है। ठीक है, यानी जो कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो आपका जो कांस्टेंट आया था, ठीक है, आपके पास कांस्टेंट आया था पी वाई रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट आया था, ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है, ये कांस्टेंट क्या होगा, स्ट्रीम लाइन के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन्स होंगी, तो हर एक स्ट्रीम लाइन के लिए सी की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, क्योंकि हमने जो यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की है वो आपकी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन के लिए ड्राइव की है। ठीक है, यदि आपका फ्लो, यदि आपका रोटेशनल है, यदि आपका फ्लो क्या है, रोटेशनल है, तो जो आप क्या करेंगे, सेक्शन 1 और आपका 2 पर आप बर्नौली इक्वेशन को नहीं लगा सकते। सेक्शन 1 और 2 पर बर्नौली इक्वेशन को नहीं लगा सकते। ठीक है, यानी कि यदि आपका फ्लो रोटेशनल है तो फ्लो रोटेशनल के केस में क्या होगा, हमारी वोल्टेसिटी ज़ीरो नहीं होगी, और जो स्ट्रीम लाइन्स हैं, आप जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो हर एक स्ट्रीम लाइन के लिए अलग अलग मिलेगी। ये जो पाइप था आपके पास, ये पाइप में बहुत सारी स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहे थे, तो बहुत सारी फ्लूइड फ्लो जाती, बहुत सारी स्ट्रीम लाइन हमें मिलेंगी। तो इन सभी स्ट्रीम लाइन्स के लिए क्या होगा, जो सी की वैल्यू होगी वो हर एक स्ट्रीम लाइन के लिए अलग अलग होगी। इसलिए हम सेक्शन 1 और 2 पर क्या है, बर्नौली इक्वेशन को नहीं लगा सकते यदि हमारा फ्लो रोटेशनल होता है तब। ठीक है, तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट एजम्पशन यहाँ पर ये बन गया, इसलिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एजम्पशन क्या बन जाता है, एज्यूम फ्लो इज इर्रोटेशनल, फ्लो इज इर्रोटेशनल। अगर आपका फ्लो इर्रोटेशनल है तो उसी केस में सी, एज्यूम फ्लो इज रोटेशनल, ठीक है, सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट will be same for every streamline। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एवरी स्ट्रीम लाइन। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ये भी बन जाएगा कि बर्नौली इक्वेशन को हम जब फ्लो आपका रोटेशनल होता है तब उस समय हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। बर्नौली इक्वेशन हमेशा इर्रोटेशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर आपका फ्लो रोटेशनल है तो जो सी की वैल्यू है, प्रत्येक कांस्टेंट की जो वैल्यू है यहाँ पर जो थी वो क्या होगी, सेम होगी। सभी स्ट्रीमलाइन के लिए सी की वैल्यू आपकी सेम होगी। ठीक है, तो हमारे एजम्पशन क्या क्या होगा यहाँ पे, आपके एजम्पशन सबसे पहले कौन से हो गए, पहले तो आपका ये है कि फ्लूइड आपका इनविस्किड होना चाहिए, इनविस्किड एंड इनकम्प्रेसिबल।
मतलब कि आपका क्या होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। आइडियल फ्लूइड होगा तभी आप क्या करेंगे, बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा आपका एजम्पशन क्या हो गया, दूसरा आपका है फ्लो मस्ट बी इररोटेशनल। फ्लो मस्ट बी इररोटेशनल। ठीक है, आपका फ्लो क्या है, इररोटेशनल होगा तभी आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है। चलिए, ये आपका सेक्शन 1 था, ये 2 था। तो यहाँ से एक आपकी स्ट्रीम लाइन इस तरीके से गई, एक आपका सेक्शन ये रहा, ये एक आपका सेक्शन ये रहा। ये आपका डेटम है। ठीक है, डेटम से यहाँ की हाइट आपकी Z1 है, डेटम से यहाँ की सेक्शन 2 की हाइट आपकी Z2 है। ठीक है, ये आपका सेक्शन 1 है, ये आपका सेक्शन 2 है। यहाँ पर प्रेशर P1 और V1 वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी रो, यहाँ प्रेशर आपका P2 और V2 आपकी वेलोसिटी। प्रेशर हमेशा जो कंप्रेसिव इन नेचर होता है, इसलिए हम प्रेशर की डायरेक्शन हमेशा इस तरीके से रखते हैं। ठीक है, तो इनलेट सेक्शन की जो हाइट है डेटम लाइन से वो आपकी क्या है, Z1 है। आउटलेट सेक्शन की डेटम लाइन से हाइट आपकी क्या है, Z2 है। ठीक है, तो क्या होता है, अब हमें पता है जो बर्नौली इक्वेशन आपकी है P/ρg V²/2g प्लस Z = कांस्टेंट। आप दोनों सेक्शंस पर हम क्या करते हैं, बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से बर्नौली इक्वेशन हो जाएगी आपकी P1/ρg प्लस V1²/2g प्लस Z1 = P2/ρg प्लस V2²/2g प्लस Z2। ठीक है, ये हो जाएगी। दोनों सेक्शन पर अगर हम बर्नौली इक्वेशन लगा रहे हैं तो हमारे पास इक्वेशन ये वाली बन जाती है। ठीक है, ये क्या है, आपकी आइडियल फ्लूइड के लिए बर्नौली इक्वेशन है। ठीक, तो इस बर्नौली इक्वेशन में हमारे पास 3 टर्म है। एक तो ये है फर्स्ट, सेकंड और ये आपकी थर्ड। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 टर्म है। इन 3 टर्म को हम क्या क्या बोलते हैं वो देखिएगा। तो Z यहाँ पर जो क्या होता है, Z को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, पर यूनिट वेट। तो जो पोटेंशियल जो Z है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। तो पर यूनिट वेट को, एनर्जी पर यूनिट वेट को हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल हेड भी हम इसको बोलते हैं, पोटेंशियल हेड। ठीक है, इसको हम पोटेंशियल हेड भी बोलते हैं। अब ये कैसे आएगा, एनर्जी पर यूनिट वेट। तो एनर्जी आपकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, M × G × Z। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है पर यूनिट वेट, मतलब M × G। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपके पास Z आ गया। इस तरीके से आपके पास क्या है, एनर्जी पर यूनिट वेट आपका क्या आ गया, पोटेंशियल हेड। ठीक है, दूसरा आपके पास है V²/2g। दूसरा आपके पास है V²/2g। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। पर यूनिट वेट, इसको हम काइनेटिक हेड भी बोलते हैं। काइनेटिक हेड भी मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी मतलब कि 12 mv²/m × g। क्या हो जाएगा यहाँ से, V²/2g यहाँ पर आपके पास बच गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट की। फर्स्ट क्या है आपके पास, P/ρg। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म P/ρg है। इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो P/ρg, तो हम क्या करते हैं, एक पैसेज को कंसिडर करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई पैसेज है, इस पर आपके पास एक फ्लूइड एलिमेंट है जिसकी जो लेंथ है वो आपके पास डेल एक्स है। इसकी लेंथ हमने क्या ली है, डेल एक्स। ठीक, इसका जो एरिया है वो A है। इस पर जो प्रेशर लगने वाला है, इस वैल्यू ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में प्रेशर लगने वाला P।
ठीक है, हमने क्या किया, इस तरीके से इसको कंसीडर कर लिया। अब क्या हुआ है, क्योंकि ये पैसेज है उसकी जो डिस्टेंस है, इसकी जो लेंथ है बहुत स्मॉल है, और आपका फ्लो क्या है, आपका जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो आपका आइडियल है। तो इस केस में क्या होगा, हम ये एज्यूम करेंगे कि जो प्रेशर होगा, प्रेशर फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आपका क्या ले लेंगे, हम कांस्टेंट ले लेंगे। यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो प्रेशर की वैल्यू है हम वो कांस्टेंट रख लेते हैं। तो यदि इस फ्लूइड एलिमेंट को आगे मूव करना है, तो इस फ्लूइड एलिमेंट को आगे बढ़ना है, मूव करना है, तो क्या होगा, अपने फ्लो को मेंटेन रखने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इस फ्लूइड एलिमेंट को अपने फ्लो को मेंटेन रखने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो क्या होगा, फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो। क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। ये क्या हो गया, फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो। ठीक है, अब आपका ये तो फोर्स हो गया, ठीक है, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से कुछ ना कुछ, ये फोर्स रिक्वायर्ड होगा तो कुछ ना कुछ क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वर्क डन बाई प्रेशर कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा तभी तो फ्लूइड एलिमेंट आगे बढ़ेगा। टू मेंटेन द फ्लो, यानी फ्लो को मेंटेन के लिए कितना प्रेशर द्वारा वर्क किया गया। तो वो कैसे निकालेंगे, W = फोर्स F × dx होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है P × A × del x क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, आपका del x डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक, अब वेट, एलिमेंट का वेट कितना होगा, फ्लूइड एलिमेंट का वेट ऑफ द एलिमेंट। अब एलिमेंट का वेट क्या है, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस इंटू ग्रेविटी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, W = mg हो गया था, तो मास, ये पूरा ये मास बन गया आपके पास। ठीक है, और ये आपका ग्रेविटी, तो यहाँ से क्या बन गया आपके पास, ये क्या हो गया आपके पास, वेट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट यहाँ पर आ गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर मैं क्या करूँ, इस फ्लूइड एलिमेंट के जो आपका वर्क डन को, जो आपने निकाला, यदि उसके वर्क डन को मैं वेट ऑफ द एलिमेंट से भाग कर दूं तो आपके पास जो प्रेशर एनर्जी है वो आपके पास आ जाएगी। तो मैं यहाँ क्या करूँ, जनरली जो आपके पास वर्क डन है, उस वर्क डन को मैंने क्या किया, इसके जो फ्लूइड एलिमेंट का वेट है उससे डिवाइड कर दिया। यहाँ क्या है, P × D × del x, ये आपका ρ × A × D × G। यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, P/ρg आ गया यहाँ से। इस तरीके से हमारे पास जो P/ρg आता है यहाँ पर। ठीक, तो हमारे पास ये सब चीज़ें आ गई। तो यहाँ पर जो P/ρg, यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, ये यहीं से देख लेते हैं। ये P/ρg क्या बताएगा हमारे लिए, ये बताएगा वर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन फ्लो पर यूनिट वेट। तो ये क्या बताएगा हमारे लिए, वर्क रिक्वायर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, वर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो पर यूनिट वेट। और जनरली हम इसको बोलते हैं फ्लो एनर्जी। ठीक है, यानी P/ρg को हम बोलते हैं वर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो पर यूनिट वेट, इसको हम बोलते हैं फ्लो एनर्जी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो आपकी बर्नौली इक्वेशन है, इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो बर्नौली इक्वेशन है वो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो बर्नौली इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करती है।
ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन को ये क्या करेगी, रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन थी आपकी, यहाँ पर प्रूफ को हमने प्रूफ कर लिया, उसको ड्राइव कर लिया, और जो टर्म यूज़ होती है बर्नौली इक्वेशन में उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया कि ये टर्म क्यों इस तरीके से इसको बता रही है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे जो बर्नौली इक्वेशन है रियल फ्लूइड के लिए हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।